India's best learning app. हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकाल कर सामने बैठिए और चलिए शुरू करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप आज का क्लास बहुत ही डिटेल से देखोगे तो आपको इन सारे ही चैप्टर्स के अंदर में एसिड बेस सॉल्ट्स में जो मैक्सिमम जो डाउट्स होता है बच्चों के अंदर में वो आपका दूर हो जाएगा। आप रिएक्शंस को समझ पाओगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है एसिड और बेस का, उसके बाद एसिड का रिएक्शंस कैसे होता है, एसिड चीज़ों के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इन सारे चीज़ों से आपको जो है सो समझ में आ जाएंगी और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में, तो वहाँ आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 10th। सो फटाफट आप वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकाल कर सामने बैठिए और चलिए पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम लोग आज। लगभग में इस पे आपको मैं 4 या 5 घंटे का लेक्चर होगा इसके ऊपर में। बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, शुरू करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फटाफट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, हिंदी में एसिड को हम लोग कहते हैं अम्ल, बेस को कहते हैं क्षार और सॉल्ट्स को कहते हैं लवण। आपको यहाँ हिंदी नहीं देखना है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने कहीं कहीं सुना होगा इन चीज़ों को, इसीलिए। तो फटाफट देखो, एक बात है, ये चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात समझिए। हम लोग जब साइंस को पढ़ते हैं तो हमारे साइंस को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा है, उनका एक बहुत अच्छा बिहेवियर उनके पास रहा है। वो हमेशा चीज़ों को कैटेगराइज करते थे। याद करो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने तुमको बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो लोग चीज़ों को बांट बांट के पढ़ते थे, उसको कैटेगराइज कर करके पढ़ते थे। ऐसा करने में उनको आसानी होता था अध्ययन में, पढ़ने में। तो उसी तरह से लोगों ने कंपाउंड्स को, यौगिकों को अलग अलग तरीके से बांटना शुरू किया। आपने इससे पहले देखा था कि हम लोग जब देखते थे हमारे आसपास में जो मैटर होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। आपने 9th में पढ़ा है। एक हम लोग होता था प्योर मैटर, एक होता था हमारा इम्प्योर। जो प्योर होता था हम लोग उसमें फिर आगे फर्दर क्लासीफाई करते थे, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर होता था उसमें फिर मिक्सचर बनता था, फिर हेट्रोजेनस, होमोजेनस। इधर आ जाओगे तो एलिमेंट्स में फिर से मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कंपाउंड में फिर से आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, बांट बांट के पढ़ते हैं। ऐसा करने में मज़ा आता है हमें। तो आज हम लोग फिर से एक बार चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे और इस बार जो हम कैटेगराइज करेंगे वो किसको, कंपाउंड्स को। ध्यान से समझिए, हमारे पास जो भी कंपाउंड्स थे, हमने उन कंपाउंड्स को बेसिक 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। हम एक को बोलेंगे एसिड, एक को बोलेंगे बेस और हम तीसरे को बोलेंगे सॉल्ट, है ना। अब तीनों के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाइए एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फटाफट जल्दी जल्दी मैं कुछ टॉपिक्स, पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ जो आपको समझना है, जानना है जिसके बारे में, और फिर हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया से शुरू करेंगे। लिखिए एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जल्दी फटाफट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स कैसे लिखना है आपको, देखिए। आप बीच में लिखोगे यहाँ पर कंपाउंड, उसके बाद एक एरो बनाओगे ऐसे नीचे, एक तरफ आप लिखोगे एसिड, फिर लिखोगे उसके नीचे बीच में बेस, और यहाँ लिखोगे आप लास्ट में सॉल्ट। क्या आपने कंपाउंड को 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करा, एसिड, बेस और सॉल्ट। इतना बात समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमको पढ़ना है एसिड। एसिड होता क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम जानेंगे। बेसिकली हमने कंपाउंड्स को 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करा, एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। सबसे पहला आप हेडिंग लगाओ एसिड, सबसे पहले हेडिंग लगाओ एसिड, जल्दी लगाया आपने। लिखो इसके नीचे, ये जो वर्ड है आपका एसिड, ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन वर्ड था हमारा एसिडस। क्या था, एसिडस। और एसिडस का मीनिंग क्या होता है, जिसका मतलब होता है खट्टा। क्या मतलब होता है इसका, खट्टा। तो एसिड एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा।
ये बात आपको याद रखना है कि एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, खट्टा। आपको बच्चों पता होगा कि हमारे साइंस में बहुत ही सारे ऐसे वर्ड हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, तो लैटिन से लिए गए हैं, है ना, क्योंकि ऐसा मतलब माना जाता है कि उस समय में वो लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और उनको ये सारी ही चीज़ें पता थी, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में इन चीज़ों का नाम रखा था जो हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आप लिखिएगा कि वो सारी ही चीज़ें जो खट्टा होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सार नेचर के होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड। फटाफट आप इसके नीचे इसका डेफिनेशन लिखो, एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन जो हम लोग 7 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, वही मैं आपको फिर से लिखवा रहा हूँ। जब हम लोग डीपली इस चैप्टर में इन करेंगे तब मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊंगा जो कि आरहेनियस ने दिया था। आरहेनियस का डेफिनेशन ये था कि दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स कि H+ + H2O H3O+, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक डेफिनेशन एक लिखते हैं, फटाफट आप लिखिए इसमें दोज सब्सटेंसेस, फटाफट लिखो, दोज सब्सटेंसेस which are sour in taste, which are sour in taste are called acid। वो सारी ही चीज़ें जो टेस्ट में सार होंगी हम उसको क्या कहेंगे, एसिड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आप लिखिए जो पूछा जाता है आपसे, लिखिए आरहेनियस थ्योरी, कि आरहेनियस ने क्या कहा था एसिड के बारे में। लिखिए इसमें आप दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन के लिखिए फटाफट, दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस which produce हाइड्रोजन आयन, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में। अगली बार से मैं जब हाइड्रोजन आयन बोलूंगा तो आप डिटेल में इतना नहीं लिखोगे, आप बस ऐसे H+ लिख करके और उसको ब्रैकेट में ऐसे दिखा दोगे। क्या लिखोगे आप, H+ और उसको ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट नहीं, उसका एक अलग मीनिंग होता है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट में। विच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। क्या लिखा आपने, दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज एसिड। ये किन्होंने कहा था, आरहेनियस ने कहा था। हालांकि आरहेनियस ने इसमें एक बात और ऐड किया था कि केवल हाइड्रोजन ही नहीं, देखो यहाँ जो ये लिखा हुआ ना हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही नहीं, उन्होंने बताया था कि इस हाइड्रोजन को वापस से जब हम वाटर में डालेंगे, चूंकि देखो तुम तो वाटर में ही हाइड्रोजन को निकाले तो वो हाइड्रोजन फिर वाटर में ही रहेगा और वाटर में जाके क्या बन जाएगा, तो ऐसा देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, H+ और +H2O, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके बन जाता है यहाँ पर H3O+, क्या बन जाएगा, H3O+, हम इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, और इसी हाइड्रोनियम आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होता है किसी भी एसिड के अंदर में। तो फटाफट इसको छापो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके छापो फटाफट। तो आइए अब उन्हीं के थ्योरी पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ आयन देती है और फिर हम उसको एसिड कहते हैं। तो सबसे पहला आप उसमें एग्जाम्पल लिखो फटाफट से जल्दी, आप लिखो एग्जाम्पल 1, मैंने पेन का कलर बदल दिया है ताकि आपको समझ में आए। आप लिखो ऐसा HCl, जब हम इसको डालेंगे वाटर के अंदर में, ये हमारा HCl जब जाएगा वाटर के अंदर में तो ये हमको क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बन जाएगा H+ और +Cl2-। समझ में आ रही है बात, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जो H है वो अलग अलग चीज़ों में ब्रेक हो जाएगा, ये हमको अलग से H+ देगा और फिर Cl2 देगा। यहाँ क्या था, यहाँ इसके अंदर में पानी था। कुछ किताब में ये H2O यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में प्लस करके लिखा हुआ रहता है, तो दोनों सही है, आपको गलत नहीं समझना है इसको। ये बात समझ में आ गया, क्या करा हमने, व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस H+ और +Cl2। अब देखो यहाँ वाटर में तो वाटर है ही है, और यही H+ वाटर के साथ मिलके अगेन फिर क्या बनाएगा, H3O+, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। वो आगे का चीज़ें बताएंगे आप, हम पढ़ेंगे आपको उसको बाद में। चलो इसी बेसिस पर फिर एक देखते हैं, हम लिखते हैं H2SO4। इसको जब तुम डालोगे वाटर में तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको फटाफट बताओ, ये भी आपका H2 रिलीज करेगा और फिर साथ में हमारा जो है सो SO4 2- जो है सो लिबरेट होगा। तो यहाँ भी आपका जो है सो सॉरी H2 नहीं 2H+ आप कर लो यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको H+ आयन मिल रहा है, यहाँ भी H+ आयन मिल रहा है। तो ये सब वैसे केमिकल कंपाउंड्स हो गए जो वाटर में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वाटर में जाने के बाद एसिड प्रोड्यूस, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या, एसिड। ये बात आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब आप उसके नीचे लिखिए नोट्स, उसके नीचे लिखो नोट या फिर इम्पॉर्टेंट,
क्या है ये इंपॉर्टेंट, लिखिए उसके नीचे फटाफट, मैं लिखवा रहा हूँ बोल के, लिखो when acid dissolved in water it produce hydrogen ion, अब की बार तुम केवल क्या लिखोगे, ऐसे H और प्लस हाइड्रोजन आयन, एंड फर्दर दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन। जल्दी बताओ क्या बनाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन। समझिए आप यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक एसिड को डाल देते हैं किसके अंदर में, वाटर के अंदर में। ऐसा होने से हमको क्या मिलता है सर, हाइड्रोजन आयन मिलता है। अब अगेन ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ जाता है, तो वाटर के साथ जाता है और जाकर के क्या बनाता है, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जब तुम 11th में जाओगे तो तुमको बनाना सिखाएंगे कैसे ये बनता है। हालांकि जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाते समय मैं इसको बताता हूँ, जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दरअसल थोड़ा समझ ही लो। देखो H2O जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ रहता है सेंटर में ऑक्सीजन और यहाँ पे रहता है 2 हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात। और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए रहते हैं। यही लोन पर इलेक्ट्रॉन्स देने के चक्कर में H+ को देकर सेटिस्फाई हो जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ से टोटल 3 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, लेकिन इस सेंट्रल एटम पे एक प्लस चार्ज आ जाता है, ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्पेलिंग लिख लो फटाफट से, हाइड्रोनियम आयन। बहुत बार पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में, तो आप इसको ध्यान रखोगे, VVI। क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, तो कहोगे कि व्हेन एसिड डिसॉल्व करता है वाटर में तो H+ देता है, वही H+ अगेन वाटर में डिसॉल्व होकर आपको H3O+ देता है, नाम है इसका हाइड्रोनियम आयन। फटाफट छापो इसको जल्दी से, जल्दी। ये आपका डायग्राम हो गया, आप इसको याद रखोगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स। क्या लगाओगे, टाइप्स ऑफ एसिड। देखो एक बात याद रखो एसिड को लेकर, एसिड हो या बेस हो, ये अपना इफेक्ट तब तक ही दिखाएगा जब तक ये पानी के अंदर में है, वाटर में है। क्योंकि पानी के अंदर में ही क्या होता है, पानी के अंदर में ही एक्चुअली मतलब H+ प्रोड्यूस होता है, और वही H+ बनता है एसिड। तो जब तक तुम इसको पानी में नहीं डालोगे H+ नहीं प्रोड्यूस होगा, ये एज अ एसिड बिहेव नहीं करेगा। तो एज अ एसिड बिहेव करने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा एज अ पानी के अंदर में डालना होगा। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सॉलिड HCl है या एक सॉलिड H2SO4 है, एक सॉलिड एसिड है, सॉलिड बेस है, तो क्या वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक हम उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा आप देखोगे कि एसिड अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में उसके नीचे एक्वस लिखा हुआ रहता है, दैट मीन्स कि डिजॉल्व्ड वाटर, उसमें वाटर भी डिजॉल्व है। अगर कल को उसमें वाटर ही नहीं रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ एसिड। क्या लगाना है, टाइप्स ऑफ एसिड। बच्चों ये सारा ही चीज़ लिखा हुआ मैं आपको PDF में भी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ ताकि आप स्किप नहीं करो, और मैं जब बोलूँ तो आप सामने बैठ के लिखो, है ना। अगर मैं सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पर दे दूँ तो आप केवल कहानी सुनते चलोगे, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सामने कॉपी किताब लेकर बैठना है और साथ में अभी ही नोट्स बनाना है, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं बस वैसे ही। ये बात एकदम याद रखोगे। और मैं सबका नोट्स देखूंगा व्हाट्सएप पर, आप सब सेंड करोगे अपने नोट्स को चैट वाले सेक्शन में जाकर के। ऐप के नीचे जो चैट वाला सेक्शन है वहाँ पर सब लोग करोगे। एक और नोटिफिकेशन है आप सबों के लिए, कल से आप लोगों का जो है सो SST का क्लास शुरू हो रहा है। आपको वीडियोज़ मिलना, आप उस पर देखिएगा। क्लासेस जो है सो आपके SST के शुरू हो जाएंगे। सुमित सर क्लास लेंगे आपका, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो बस एक गुड न्यूज़ है, कल से मिलेगा आपको क्लास। SST का भी ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जैसे साइंस और मैथ्स को पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। कब तक, जब तक कि हमारा बोर्ड का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक, है ना, एटलीस्ट कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद देखो ध्यान से हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। देखो बच्चों अगेन फिर टाइप्स पे जब बात आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के एसिड्स होते हैं, तो अलग अलग बेसिस पे एसिड का डिवीजन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखो ए में ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहने का मतलब उत्पत्ति, वो जहाँ से आया है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आप इसमें नीचे लिखो एरो बना करके, फटाफट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप। फटाफट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन एसिड्स आर ऑफ टू टाइप। अब उसके नीचे ऐसे एसिड का डायग्राम बनाओ और एक एरो बना करके लिखो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और उसी में दूसरा बना करके लिखो इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा कौन सा हो गया? इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों ये दो वर्ड हैं जो आप पहले भी सुने होंगे, एक होता है क्या ऑर्गेनिक और एक होता है क्या इनऑर्गेनिक। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फटाफट से। देखो ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बन जो है सो प्रेजेंट होता है। जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। इसका हिंदी में होता है कार्बनिक। और जिसमें कार्बन नहीं होगा हम उसको बोलेंगे क्या? इनऑर्गेनिक। याद रखना है आपको, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कार्बन होते हुए भी वो इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस है आप याद कर लो अभी ही, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड्स, कार्बन का मोनोऑक्साइड्स, कार्बन का कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाइकार्बोनेट वगैरह जो कि आपको होता क्या है, ये होता है आपका इनऑर्गेनिक, जबकि इसके अंदर कौन है? कार्बन है। तो कार्बन के होते हुए भी इनऑर्गेनिक केवल 2-3 तरह की चीज़ें होंगी, जो कार्बन के ऑक्साइड्स होंगे, जो कार्बन के मोनोऑक्साइड्स होंगे, डाइऑक्साइड्स होंगे, ट्राइऑक्साइड्स होंगे या फिर बाइकार्बोनेट होंगे। इनके अलावा दुनिया का कोई भी कंपाउंड लाइक CH4 जो भी होगा जिसमें कार्बन है, तो कहने का मतलब वो हमारा ऑर्गेनिक होगा, जिसमें नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। आपको ये बात समझना है। आप कहोगे सर 1-2 एग्जाम्पल भी दे दीजिए फटाफट, है ना। आप ये मैंने बता दिया, आप चाहो तो यहाँ नीचे में लिख भी सकते हो कि दोज टाइप ऑफ एसिड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट। लिख ही लो फटाफट। कहोगे सर लिखवाते नहीं है, लिखिए जल्दी से। दोज टाइप ऑफ एसिड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड। लिखो इसमें फॉर्मिक एसिड। कोई बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल HCOOH। चलिए उसके बाद लिखो दूसरा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, कोई बताएगा इसका फॉर्मूला? लिखो इसमें CH3COOH, CH3COOH, है ना। यही फॉर्मिक एसिड है और यही एसिटिक एसिड है। आप इसका फॉर्मूला याद रखो। देखो बच्चों एक बात आप याद रखिए, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे संयोग से ये सारे के सारे नेचर में प्रेजेंट होंगे और हम इनको एक दूसरा नाम से भी जानेंगे, क्या? नेचुरल एसिड। क्या बोलेंगे हम इसको? नेचुरल एसिड। और आगे जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा एसिड का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं कहूँगा कि ये सार होता है नेचर में, और दूसरी बात कि ये कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव कहने का मतलब ईटिंग नेचर के होते हैं। अगर इसमें तुम अपना हाथ डालोगे तो पता चला कि वो पूरा का पूरा क्या हो गया? गल गया। समझ में आ रही है बात? कोरोजिव नेचर के होते हैं ये। तो जब ये कोरोजिव नेचर के होते हैं तो भगवान में पाए जाने वाला, भगवान के द्वारा दिया जाने वाला एसिड जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल एसिड, ये जनरली माइल्ड होते हैं। माइल्ड कहने का मतलब बहुत लो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही माइल्ड एसिड होते हैं। मतलब बहुत आपका जो है सो स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि हम लोग हर्ट हों उनके दिए हुए एसिड्स के कारण से। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है उसी का दूसरा नाम है क्या? मिनरल एसिड। आप कहीं पे लिख ही लो, ऑर्गेनिक एसिड के बगल में एरो डाल के लिखो नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक जो भी होंगे वो कैसे होंगे? नेचुरल होंगे पहली बात, और दूसरी बात कैसे होंगे? ये लोग वीक होंगे। समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक के सामने एरो डाल के लिखो, इनऑर्गेनिक एसिड जो भी होगा वो हमको ज़मीन से मिलेगा, वो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, तो हम इसको बोलेंगे मिनरल एसिड पहली बात। और दूसरी बात, ये एसिड जो भी होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फॉर एग्जांपल HCl तो ऐसा स्ट्रांग होता है कि उसका pH 1 के आसपास होता है, 0 से 1 के बीच में, और उसमें अगर तुम इवन की लोहा भी डालोगे तो वो उसको भी गला देता है। बहुत ज़्यादा इसका कोरोजिव नेचर होता है। दूसरा H2SO4 है ना, HNO3, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ये बात याद रखना है। मैंने यहाँ भी बताया, लेकिन किसी किसी बुक में ये अलग अलग लिखा हुआ है। तो आप जैसे ए में आपने क्या लिखा था? टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन। आप अब लिखो B, और इसमें लिखो ऑन द, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए, दिखे। ये हम लोग सेकेंड टाइप देखने वाले हैं, अभी ब्लैक कर रहे हैं हम लोग इसको। चलिए लिखिए, इस बार आप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या हम लोग करने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे फिर से आप लिखोगे एसिड, और उस एसिड को अगेन क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? तो एक तरफ आप लिखोगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक तरफ लिखोगे क्या? वीक एसिड। समझ में आया? मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कह लो अच्छी नहीं है, अच्छी तो बहुत है।
जो लोग लाइव पढ़ते हैं मेरे से क्लासरूम में उनको पता होगा राइटिंग कितनी अच्छी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में, स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में जो माउथ है और जो हैंड है उसके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है ना। अंदर में थॉट बहुत फास्ट आता है और हाथ उसके अकॉर्डिंग उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो बस ऐसे 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 बस हो जाता है। लेकिन हाँ, समझने से मतलब है। आपको अगर दिक्कत आए कहीं भी तो आप प्लीज़ बताइए उसको कि सर थोड़ा सा आराम से पढ़ाइए। लेकिन आई होप कि इतना मतलब कर सकते हो, फटाफट करो। 21st सेंचुरी में है हम लोग, है ना। ज़माना इतना फास्ट हो गया है, थोड़ा सा फास्ट आपको होना ही पड़ेगा। वो ज़माना गया जब हम लोग एक एक करके आराम से लिखते थे, पढ़ते थे, ठीक है ना। समय कम है, करना बहुत काम है, तो फटाफट से करते हैं। एसिड्स में क्या लिखा पहले आपने? स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या लिखा आपने? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन लिख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिखो इसमें दोज टाइप ऑफ एसिड्स, फटाफट। दोज टाइप ऑफ एसिड्स विच प्रोवाइड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या लिखोगे? देखो मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगली बार से इन सारे वर्ड को लिखना नहीं है, यही टोटल वर्ड जो है यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को लिखना नहीं है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मैंने आपको बोला था ना कि हाइड्रोजन के ऊपर में प्लस का साइन लगा करके अगर तुम उसको ब्रैकेट से घेर दोगे तो यही कहलाएगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा एसिड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सो देता है, जबकि जो वीक एसिड जो होगा वो क्या करेगा? लिखो वीक एसिड्स प्रोड्यूस लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या देगा ये? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दूसरी बात ये क्या देगा आपको? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस वाले एसिड को, किस वाले एसिड को? स्ट्रॉन्ग एसिड को, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डालेंगे वाटर में, ध्यान से देखो यहाँ पर एसिड है और ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डालेंगे वाटर में तो ये टोटल कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स इसमें प्रोड्यूस होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं एसिड ले लूँ जो कि है हमारा वीक और इस एसिड को मैं डालूँ वाटर में तो ये बहुत ही कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है सो हमको लेकर के देगा। कहने का मतलब अगर ये अगर मान लो कि सपोज करो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर 1 लाख हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ये अप्रॉक्स में आपको 10 या 20 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया और ये हमारा वीक हो गया। तो ये सबसे पहला पॉइंट था दोनों में। लिखिए दूसरा पॉइंट लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड का। लिखो ये किसके बारे में बात करें हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। लिखो इट कंप्लीटली डिजॉल्व्ड एंड प्रोड्यूस H+ आयन। इसमें क्या लिखोगे? ये इट पार्शियली डिजॉल्व नहीं, डिकम्पोज, इट पार्शियली डिकम्पोज, और इसमें इट कंप्लीट डिकम्पोज। इसमें जो डिकम्पोजिशन है किसका? एसिड का, वो कंप्लीट होगा, मतलब तुम जितना एसिड डालोगे सबका सब टूट जाएगा। किसमें? H+ में और OH में। यहाँ पे क्या होगा? वैसा बात नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? चलो तीसरा पॉइंट लिख लो एक और जल्दी से, फटाफट। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो ज़्यादा H+ देंगे ना, और जब ज़्यादा H+ देंगे तो क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो लिखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इसमें क्या लिखोगे तुम? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा, है ना, थोड़ा सा कम करेगा। मैं बिल्कुल ही इंसुलेटर नहीं लिख रहा। ये बात हो गया, इतना समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितने भी तरह के नेचुरल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं। और जितने ही तरह के, यहाँ हमने टाइप्स में क्या लिखा है? 2 टाइप, हाँ, स्ट्रॉन्ग और वीक लिखा है ना। तो स्ट्रॉन्ग वाले में आप याद रखो कि जितने भी मिनरल एसिड होंगे, कौन से एसिड? मिनरल एसिड होंगे, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होंगे वो सारे ही सारे कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बताओ, H2SO4, HNO3, HCl, कोई नाम बताओ फटाफट, एटसेट्रा। ये कौन सा हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ हम लोग वीक में 3-4 नाम लिख लेंगे फटाफट से। एक लिखो फॉर्मिक एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, HCOOH, याद है आपको? नेक्स्ट बताओ,
हाँ, नेक्स्ट क्या था, एसिटिक एसिड, क्या होगा इसका फॉर्मूला, CH3COOH। मैं सबको आपको कंपाउंड्स को लिखना तक सिखाऊंगा, लेकिन वो आगे नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में। उसके बाद लिखो आप क्या, एक और लिखो लैक्टिक एसिड, इससे आप लोगों का भेंट हुआ होगा, कर्ड जब खाते हो तो उसमें रहता है ये C3H6O3। चलिए, हो गया। तो हमने क्या देखा अभी, टाइप्स ऑफ एसिड्स। पहला हमने देखा था ओरिजिनेशन के बेसिस पे। ओरिजिनेशन के बेसिस पे एसिड दो तरह के होंगे, एक जो ऑर्गेनिक है, जो नेचर से ओरिजिनेट होके मिलते हैं, और दूसरे जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। एक्चुअली देखो, अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले भी तो नेचुरल ही हैं, लेकिन वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, डायरेक्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो फटाफट से श्योर करो कि तुमने इतना सारा चीज़ लिख लिया हुआ है। और इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ सबको, वीडियो को पॉज करके छापो फटाफट से। चलो, अगर आपने इसको इतना नोट डाउन करा हुआ है तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। ये हमारा तीसरा होगा क्राइटेरिया डिवीज़न का, और इस बार हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखने वाले हैं हम, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, आप लेकिन पूरा बड़ा बड़ा लिखोगे, एकदम स्पेलिंग सही सही बड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जल्दी से करो, फिर से वही चीज़, आप बीच में लिखो एसिड, और अगेन उस एसिड को आप जो है सो कितने तरह में डिवाइड कर लो, दो तरह में करा आपने। एक तरफ आप लिखो डाइल्यूट, क्या लिखोगे, डाइल्यूट एसिड, मैं सब समझा रहा हूँ, पहले लिखिए। और एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है, जहाँ आपने लिखा है डाइल्यूट एसिड उसके नीचे लिखो, उसका कुछ डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सनट्रेटेड एसिड मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ है, आई थिंक 9th में हम लोग पढ़े थे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। हमने जब पढ़ा था मोलरिटी, ppm, ppb, तो उस समय आपको याद होगा कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया था आपको। याद है मैंने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन हाई या लो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन हाई कहने का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, और कॉन्सेंट्रेशन कम कहने का मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा। नहीं समझ में आया बात? फिर से सुनो, अगर मैंने एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी मिला रखा है, तो जो मिठास है, अगर मैं उसी में 20 चम्मच चीनी मिला दूं तो मिठास बढ़ जाएगा। जब मिठास बढ़ जाएगा दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, किसका, शुगर का, किस में, वाटर में। अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। वैसे ही डाइल्यूट कहने का मतलब एसिड कम, एसिड क्या होगा, कम होगा, जबकि उसके अंदर में पानी जो है सो, वाटर जो है सो, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद है आपको, समझ में आया? एसिड कम वाटर ज़्यादा, तब जिस तरह का एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। दूसरी तरफ अगर एसिड ही ज़्यादा हो जाए और वाटर ही कम हो जाए तो ये जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा ये कहलाएगा हमारा कौन सा, ये कहलाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ये, हम लोग पढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी में, बहुत ही बढ़िया। आपके पेज नंबर 23 के आसपास में जब हम पलटोगे पीछे तो वहाँ एक प्रिकॉशन दिया हुआ है कि कभी भी हमको एसिड को वाटर में नहीं मिलाना चाहिए, जबकि वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। क्यों, बताते हैं अभी आगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी जाना कि एसिड्स होता क्या है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि क्लास 7 में हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़े हुए रहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि टेस्ट में खट्टा होगा, कोरोसिव नेचर का होगा, बस। बाकी हमको जो भी पढ़ना है वो केवल इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले ओरिजिनेशन हमने देखा, फिर स्ट्रेंथ देखा, और फिर हमने देखा कि डाइल्यूट और जो कॉन्सेंट्रेशन था वो चीज़ तरह का। तो देखो एक बात समझो, जब हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, अब आपको जानना होगा कि एसिड बनता कैसे है। दैट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे क्या, फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड, कि आखिर एक एसिड बनेगा कैसे। ये बात समझ में आ गया आपको? तो ये हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा। अभी हम लोग को करना बस यही है कि आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को निकालिए, उस बुक से पढ़िए थोड़ा सा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। जब तुम खुद से पढ़ोगे, आई होप सबके पास बुक आ गया होगा, जब तुम खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और आपको बढ़िया से समझ में आएगा।
समझ में आ रही है बात। दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो। दैट मीन्स कि हमने कहा हुआ था कि आपके पास जो भी डाउट्स आता है, देखो ऑनलाइन मोड में पढ़ने का बहुत सारा बेनिफिट है, लेकिन कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप हमारे सामने नहीं होते हो। जब आप हमारे सामने नहीं होते हो तो हम देख नहीं पाते हैं कि आप में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो जिस तरीके से हम लोग अपने कंटेंट को आपके तक पहुँचाते हैं, आप भी अपने प्रोग्रेस को हमारे तक पहुँचाओ। कहने का मतलब आप अलग अलग माध्यम से जुड़ो। सबों के पास लगभग मेरा नंबर होगा, आप उस पर डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो अपना इंप्रूवमेंट, या फिर चैट वाले सेक्शन में बना के दिखाओ कि सर मैंने आज ये पढ़ा और ये मेरा आज का जो है सो किया हुआ काम है, सबमिट मैं कर रहा हूँ। मैंने आज बायो पढ़ा, मैंने आज फिजिक्स पढ़ा, मैंने आज केमिस्ट्री पढ़ा। समझ में आ रही है बातें। देखो तुम लोग 10th में हो और अभी एग्जाम नज़दीक है, तो एक बात आप समझिए, एकदम लास्ट में जाके सारा कुछ पढ़ोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आज ही से डे 1 से पढ़ाई करना पड़ेगा, वरना फिर बहुत परेशान हो जाओगे। समझ में आ रही है बात। तुम्हारे ही क्लास का कोई बच्चा होगा जो डे 1 से हमारे साथ पढ़ रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो डाउट्स पूछते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो बिल्कुल ही आप लोग पीछे मत रहिए, सभी लोग पढ़िए। समझ में आ रही है बात। तो एक जो एफर्ट है हम लोगों का सीबीएसई जंक्शन के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ना के बराबर, बहुत कम फी में, मिनिमम फी में एक अच्छा चीज़ आपको अवेलेबल करवाना, तो हमारे इस प्रयास को सार्थक बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, बढ़िया से पढ़िए आप। समझ में आ रही है बातें, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने आपको कहा जैसे कि आपके एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपको उनकी भी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ना है उसको भी। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें डूब नहीं जाना है वर्ल्ड वॉर ये सब पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके बोर्ड में जो है सो ज़रूरी है ना। सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको अपने खुद को कंट्रोल रखना है, और जितना हमको बोर्ड में ज़रूरी होगा हम उतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैथ और साइंस पर फोकस करेंगे, सब चीज़ों को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। जिस भी तरह का डाउट्स होगा आप तुरंत फ़ोन करें, पूछें, समझें, है ना। जिसके पास भी बुक है, सबों के पास बुक होगा, आप लोग पढ़ के आइएगा कल से कि एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। एक आप होमवर्क लिख लीजिए फटाफट से कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे जुड़े हुए रहते हैं। ये कहने का मतलब ये कि क्या मेटल में एसिड का नेचर होता है क्या, या बेस का नेचर होता है क्या, होता है तो कैसे होता है। इसी चीज़ को हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो मैं तुमको PDF से नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सामने में मेरे PDF भी रखा हुआ है, देखो आपके बगल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी ये कुछ यहाँ पर इस तरह से जो है सो ये आपको दिखा होगा, ऐसे दिख रहा है, यहाँ देखो। तो सामने में मतलब PDF रखा हुआ है, मैं इस PDF को आपके रिवीजन वाले नोट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं PDF से पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर आप लिखोगे नहीं। मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, अपने हर ही क्लासरूम में पढ़ाता हूँ जैसे मैं, तो वैसे ही मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को लिखवा रहा हूँ, आप साथ में लिखो, आपका इंप्रूवमेंट होगा इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। India's best learning app.